ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 9। सिर्फ ये एक क्वेश्चन बच गया था इस एक्सरसाइज से। ठीक है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर एक और वर्ड प्रॉब्लम लेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, दैट इज नेचर ऑफ फ्रूट्स। बट ये दोनों प्रॉब्लम्स थोड़े से ट्रिकी हैं, इसलिए ध्यान देना। ठीक है, सो क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं सामने डिस्प्ले पे भी, आप एक बार ध्यान से सुनो। Two water taps together fill a tank in 9 3/8 hours। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, 9 3/8 hours। ठीक है, आगे लिखा है the tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately। तो जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है उसको 10 आवर्स कम लगते हैं एज कंपेयर टू स्मॉलर डायमीटर वाले टैप से। ठीक है, अगर दोनों सेपरेटली उसको फिल कर रहे हैं। इसका मतलब अगर स्मॉलर डायमीटर वाले टैप को 25 आवर्स लगते हैं तो लार्जर डायमीटर वाले टैप को कितना टाइम लगेगा? 15 आवर्स का टाइम लगेगा। क्लियर हो गया ये चीज? आगे लिखा है फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। मतलब दोनों टैप्स को सेपरेटली अगर वो टैंक को फिल कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन तो पढ़ लिया, अब हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं बिकॉज वो सिचुएशन समझने में आसान होगा। तो हम अज्यूम कर लेते हैं ये वो टैंक है। ठीक है, यहां पर दो टैप्स कनेक्टेड है, एक ये स्मॉलर डायमीटर वाला टैप जो कनेक्टेड है, इसमें से यहां पर पानी आ रहा है। ठीक है, ठीक है, और दूसरा ये लार्जर डायमीटर वाला टैप कनेक्टेड है और इसमें से भी इसमें पानी आ रहा है। ठीक है, दोनों सेपरेटली उसको फिल करने में कितना टाइम लगाएंगे वो आपको निकालना है। ठीक है, स्मॉलर डायमीटर वाले टैप को टैप ए कंसीडर करता हूं, लार्जर डायमीटर वाले टैप को टैप बी कंसीडर करता हूं। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है, कितने टाइम में वो दोनों फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली आपकी स्टेटमेंट होगी लेट द टैप ए alone can fill the tank in x hours। तो हमने अज्यूम किया कि टैप ए जो है, मतलब छोटा वाला टैप, उसको अकेले पूरे टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा? x आवर्स का टाइम लगेगा। देन the tap B alone can fill the tank in how many hours? बताओ। गुड, सर x+10। x-10 होगा क्योंकि टैप बी बड़ा वाला टैप है ना, उसको कम लगेगा ना टाइम। टैप ए छोटा टैप है, उसको अगर x आवर्स लग रहे हैं तो टैप बी को x-10 आवर्स का टाइम लगेगा। क्लियर ये चीज? ओके, अब इसके बाद की सिचुएशन समझो। इसके बाद वाली सिचुएशन जो है ना थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से इसको बताता हूं। ठीक है, मान लो आपको मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का होमवर्क दिया और आपको वो 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 5 आवर्स का टाइम लग रहा है। समझ में आ रहा है? 100 मैं यहां पर लिख देता हूं, 100 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करने का होमवर्क दिया और आपको उसको सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगता है? 5 आवर्स का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप 1 आवर में कितना क्वेश्चन सॉल्व किए तो आप कैसे निकालोगे? हाँ, डिवाइड कर दोगे। 100 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 20 क्वेश्चंस। तो आप 1 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। क्लियर है ये चीज? ठीक है, ये जो पार्ट है ना ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये हमारे पास ये क्वांटिटी जो है ना, जैसे यहाँ पर क्वांटिटी थी हमारे पास वर्क की 100 क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी जो है ना वो क्वांटिटी नहीं है कि वो जो टैंक है उसकी कितनी क्वांटिटी फिल हो रही है। तो उसको कंप्लीट फिल होने को हम 100% फुल मानते हैं। अगर ये टैंक कंप्लीटली फिल हो गया है
तो उसको हम मानते कि कितना वर्क डन हुआ है, 100% वर्क हो गया है। 100% का मतलब होता है 1। 100% हटाते तो 1/100 लगाते, तो 100% इज नथिंग बट 1। कंप्लीट 1 वर्क इज डन। क्लियर हुआ ये चीज? ओके। अब ये जो चीजें मैंने बताई उस सिचुएशन को समझो कि अगर हम स्मॉलर टैप से, टैप ए से टैंक को फिल कर रहे हैं तो एक्स आवर्स में वो कंप्लीटली फिल हो रहा है, तो 1 आवर में उसका कितना पोर्शन फिल होगा अगर हमको ये निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा, एक्स का रेसिप्रोकल, मतलब कि 1/x हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो नेक्स्ट स्टेटमेंट यहां पर लिखेंगे, द पोर्शन ऑफ टैंक, the portion of tank filled by tap A in 1 hour is equals to, that is equal to 1/x। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये कैसे निकला, एक्स आवर्स में पूरा फिल कर रहा है तो 1 आवर में कितना पोर्शन करेगा, 1/x पोर्शन फिल करेगा। क्लियर? सिमिलरली सेम चीज हम टैप बी के लिए भी लिखते हैं। सो द पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय टैप, अपॉन एक्स टाइमिंग है क्या सर? हाँ वो उसमें है द पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय 1 टैप इन 1 आवर, तो 1/x क्या है, वो भी आवर्स है क्या? यस, ये नहीं, ये टाइम नहीं है, ये पोर्शन है। ठीक है, जैसे कि मैं एक दूसरे एग्जांपल से बताता हूं। मान लो एक टैंक 2 घंटे में पूरा फिल होता है, तो 1 घंटे में कितना फिल होगा, हाफ फिल होगा। तो ये जो एक्स है वो 2 आवर्स था उस केस में, तो 1/x मतलब 1/2, वो कितना पोर्शन फिल हुआ है वो बता रहा है। ठीक है, वो टाइम नहीं है, वो पोर्शन है जो फिल हुआ है उसका। क्लियर? अच्छा ठीक है सर, यस सर। तो सिमिलरली टैप बी 1 घंटे में कितना पोर्शन फिल करेगा, x-10 पोर्शन जो है वो फिल करेगा। क्लियर हुआ क्या? ये टाइम से हमने क्या निकाल लिया, पोर्शन फिल्ड ऑफ बाय द टैंक, पोर्शन फिल्ड बाय द टैप। ठीक है, ओके। अब इधर ध्यान देना, दोनों टैप जब एक साथ वर्क कर रहे हैं तो कितने टाइम में फिल हो रहा है, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। 9 3/8 आवर्स में फिल हो रहा है। तो इस स्टेटमेंट को भी लिखते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे, द पोर्शन ऑफ टैंक, द पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय both the tap, both the tap in ये जो 9 3/8 है ना, इस मिक्स फ्रैक्शन को मैं फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 7। 75/8. करेक्ट। सो इन 75/8 hours, so the portion of tank filled by both the tap in 75/8 hour is how much, 1। गुड, is equals to 1। ये 1 कैसे आया, क्योंकि वो 100% फिल हो गया है। समझ में आया ये चीज? ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा ध्यान से। द पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ द टैंक इन 1 hour, इन 1 hour इज हाउ मच। नहीं, इसको देख के, ऊपर वाले स्टेटमेंट को देख के बोलो। ये 75/8 को देख के कंफ्यूज हो रहे हो क्या? मान लो वो 10 होता, दोनों टैप मिलके 10 घंटे में पूरे टैंक को फुल कर देते, तो 10 आवर्स में पूरा टैंक फिल, तो 1 hour में कितना पोर्शन फिल होगा, 1/10। तो बस वही चीज यहां पर भी करनी है। 75/8 आवर में पूरा टैंक फिल हो रहा है, तो 1 hour में कितना पोर्शन फिल होगा टैंक का, 1/70। 75/8. करेक्ट, दैट विल बी इक्वल्स टू 8/75। समझ में आई ये चीज? Yes, sir. ओके। तो ये जो मैंने टोटल 6 स्टेटमेंट्स लिखे ना, ये बहुत ट्रिकी है, यहीं पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एक और स्टेटमेंट अभी आएगा जिसमें आपको और इस पार्ट को समझना पड़ेगा। एक्चुअली सेम चीज है, द पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ द टैप इन 1 hour,
कोई चेंजेस नहीं है इन 1 आवर, दैट इज इक्वल टू, अब यहां पर ध्यान दो, ये जो 1 आवर वाला पोर्शन फिल है ना, वो अब मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा। देखो टैप ए को अकेले फिल करने में कितना टाइम लगता है 1/x, टैप बी को अकेले फिल करने में कितना पोर्शन फिल करता है टैप बी अकेले 1/x प्लस 10, दोनों मिलके कितना पोर्शन फिल करेंगे 1/x प्लस 1/x माइनस 10। समझ में आई ये चीज? तो ये जो लास्ट में हमने दो चीजें निकाली ना, दे बोथ आर इक्वल। क्लियर है कि नहीं? इसमें भी हमने बोला टैप ए टैप बी दोनों के दोनों 1 घंटे में कितना पोर्शन फिल कर रहे हैं, इट इज 8/75। यहां पर भी हमने वही चीज निकाली, टैप ए टैप बी 1 घंटे में कितना पोर्शन फिल कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू दिस। क्लियर हुआ ये चीज? सो बट हमने अलग तरीके से निकाला। कैसे निकाला? हमने पहले स्टार्टिंग की 4 स्टेटमेंट किस लिए यूज की कि टैप ए को कितने घंटे लगते हैं तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा, टैप बी को कितने घंटे लगते हैं 1 घंटे में कितना फिल करेगा, दोनों को ऐड किया तो दोनों मिलके 1 घंटे में कितना फिल करेंगे। फिर उसके बाद जो गिवन वाली स्टेटमेंट थी उससे निकाला दोनों मिलके 1 घंटे में कितना फिल करेंगे। अब जो आपको इक्वेशन बनानी है उसके लिए आप क्या करोगे, ये दोनों चीजों को इक्वेट कर दोगे। समझ में आया? तो यहां पर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 8/75। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे, हमको अल्टीमेटली x निकालना है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए सिंप्लीफाई करो, एलसीएम लो पूरे एक्सप्रेशन का और देखो क्या आ रहा है। एलसीएम आ जाएगा इसका x माइनस 10, न्यूमरेटर में हो जाएगा x माइनस 10 प्लस x, दैट इज इक्वल टू 8/75। फर्दर न्यूमरेटर हो जाएगा 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 10x, दैट इज इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 75 इंटू 2x माइनस 10 एंड राइट साइड पे हो जाएगा 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 150x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। फर्दर सारी टर्म्स एक तरफ शिफ्ट करते, इन सबको इस तरफ शिफ्ट कर देता हूं, सो इधर पे हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x माइनस 750। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो 8x स्क्वायर माइनस इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 230 माइनस 230 230 यस माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो ये किससे डिवाइड हो जाएगा पूरा इक्वेशन, 2 से तो हो रहा है, 4 से भी होगा क्या, 4 से नहीं होगा आई थिंक ना, 2 से डिविजिबल है पूरा इक्वेशन। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 115x माइनस 750 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा 375। yes 375 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये एक्चुअली हमारे पास बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या जो भी मेथड आप चाहते हो उससे। ठीक है, कौन सा मेथड यूज करें, स्प्लिट हो जाएगा? सर डिस्क्रिमिनेंट वाला यूज कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट में बहुत बड़ा नंबर आएगा, रूट निकालने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। चलो जो मेथड आपको सूटेबल लगता है वो अप्लाई कर दो, यहां पर डिस्क्रिमिनेंट ही अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड के लिए डी निकालना पड़ेगा, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पर बी स्क्वायर नहीं यार, ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, बी का स्क्वायर करोगे तो 115 का स्क्वायर, ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा ना। स्प्लिटिंग ही अप्रोच यूज करते हैं। ठीक है, स्प्लिट करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 इंटू, यहां पर मैं रफ वर्क कर रहा हूं, ठीक है, 4 इंटू माइनस 375 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से 1500 आएगा क्या, चेक करो, माइनस 1500। ठीक है, तो 1500 के ऐसे फैक्टर्स जिनका एडिशन कितना है 159 115। सो
एक रफ वर्क कर रहा हूं मैं, 150 into 35, डिफरेंस 115 होता है ना, 15 5 75 का 5, ये हो जाएगा 7, 15 3 45 प्लस 7, 45 प्लस 7 52, 5250, नहीं बहुत बड़ा नंबर हो गया, छोटा होगा। सर हाँ सर डिस्क्रिमिनेंट करेंगे तो ज्यादा आसानी से आ जा रहा है। ऐसा क्या, 115 का स्क्वायर करना पड़ रहा है ना, लेकिन 12 5 60 का 0 हो गया 6, 36 प्लस 6 42 का 2 हो गया 4, 12 12 प्लस 4 16, 16200। डिस्क्रिमिनेंट ज्यादा इजी पड़ रहा है क्या? ये 120 नहीं, ये गलत किया ना मैंने, 120 नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए 20, यस 20। हाँ सो 0, 5 to the 10, ये हो गया 1, हाँ ठीक है, 2 3 6 प्लस 1 7, 2 1 2। नेक्स्ट 130 into 15, नहीं, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 125 into 10, So 115. 100, अरे 115, 115 है, लेकिन कुछ प्लस माइनस का गलती किया है क्या मैंने? ऊपर चेक करो तो, कुछ गलती हुई है क्या? हाँ सर वो 750 उधर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव होगा क्या? यस यस करेक्ट करेक्ट, यहाँ पर ये गलती हुई, इसीलिए हमारा गलत आ रहा है। ये देखो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लो बाकी सब, ये पॉजिटिव होगा, मुझे लग ही रहा था इसमें कुछ गलती, ठीक है। सो इसका मतलब ये जो मिडिल टर्म है वो किस में स्प्लिट हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 100x में एंड माइनस 15x में स्प्लिट होगा, ठीक है, प्लस 375 दैट इज इक्वल टू 0। समझ गए ना कहां पर गलती हुई थी? ये वाला जो माइनस 750x है, जब मैंने इसको राइट साइड पे शिफ्ट किया तो उसको माइनस 750 लिख दिया था, जबकि वो क्या होगा, प्लस 750 हो जाएगा। क्लियर? सो करेक्शन हो गया। अब कंटिन्यू करते हैं, यहां पर से क्या कॉमन निकल जाएगा, 4x, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 25, सेकेंड पेयर में से माइनस 15 कॉमन निकलेगा, इट विल बी x माइनस 25, दैट इज इक्वल टू 0। सो दो फैक्टर्स बनेंगे, फर्स्ट विल बी x माइनस 25, सेकेंड विल बी 4x माइनस 15 is equal to 0. So we'll get two values of x. First will be 25 and second will be 15 by 4. ठीक है, अब x क्या है, टाइम है, कितने टाइम में टैंक फिल हो रहा है, कौन से वाले टैप से, स्मॉलर टैप वाला टाइम x लिया है हमने। लार्जर टैप को कितना टाइम लगेगा, x माइनस 10 का टाइम लगेगा। तो एक चीज यहां से क्लियर क्या होती है कि x की वैल्यू जो है वो 15/4 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम x 15/4 लेते हैं तो x माइनस 10 जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। सो द करेक्ट आंसर इज 25। तो लार्जर टैप को कितना टाइम लगेगा, स्मॉलर टैप को कितना टाइम लगेगा, 24 आवर्स का, और लार्जर टैप को उससे 10 आवर्स कम लगेंगे, मतलब कितना टाइम लगेगा, 15 आवर्स का। समझ में आया कि नहीं ये पूरा? ठीक है, ओके, कुछ तो डाउट? मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग किया था, तो आंसर सेम आ रहा है बट इक्वेशन मेरी डिफरेंट बनी थी। अच्छा ठीक है, जैसे मैंने 1 आवर के बेसिस पे कैलकुलेशन किया, आपने किसी और बेसिस पे किया होगा। यस सर, मैंने पूरे टाइम के बेसिस पे किया था, 75 अपॉन जो था।
अच्छा, मैंने इसको रेसिप्रोकल लेके किया था, आपने पूरा होल लेके किया होगा। Yes, ठीक sir. है, ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखो एक सिमिलर क्वेश्चन है डाउट का, उस क्वेश्चन को मैं ले लेता हूं, ये भी टैप वाला ही क्वेश्चन है, तो एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं यहां पर रीड कर रहा हूं, सामने स्क्रीन पे ध्यान देना। क्वेश्चन है, अ स्विमिंग पूल is to be filled with 3 pipes having, मैं क्वेश्चन आप लोगों को शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, a swimming pool is to be filled with 3 pipes having uniform flow, तो 3 टाइप के पाइप्स हैं, यूनिफॉर्म फ्लो है उसके लिए। ठीक है, उसमें यूनिफॉर्म फ्लो है। The first 2 pipes operate simultaneously to fill the pool in the same time, during which the third pipe can fill the pools alone. इसका मतलब ये है कि फर्स्ट 2 टैप्स को जितना टाइम लगता है एक साथ मिलके उस पूल को फिल करने में, थर्ड टैप जो है वो अकेले ही उस टैंक को, उस पूल को फिल कर देता है उस ड्यूरेशन में। इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं कि जो पाइप 1 और पाइप 2 है, दोनों मिलके 10 आवर्स में पूरे पूल को फिल करते हैं, तो पाइप 3 जो है वो अकेले 10 आवर्स में उस पूल को फिल कर देता है। सिचुएशन समझ में आई? आगे लिखा है, द सेकेंड पाइप फिल्स द पूल 5 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट पाइप, तो सेकेंड पाइप अगर अकेले फिल करने जाता है तो फर्स्ट पाइप से 5 आवर्स कम लगते हैं, 5 आवर्स फास्टर है, एंड 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप, और थर्ड पाइप से 4 आवर स्लोअर है। ठीक है, तो इसका मतलब इस लाइन से हमको एक और कंक्लूजन मिला कि जो 3 पाइप है, पाइप 1, पाइप 2 और ये हो गया पाइप 3, तो सबसे बड़ा पाइप कौन सा है? थर्ड पाइप। थर्ड पाइप सबसे बड़ा है, सेकेंड पाइप मीडियम वाला है, और फर्स्ट पाइप सबसे छोटा है। तो फर्स्ट पाइप को सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है एक्चुअली, तो हम अज्यूम करते हैं कि फर्स्ट पाइप को जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है x आवर्स का। समझ में आया? अब यहां पर देखो एक ये स्टेटमेंट जो लिखी, उस स्टेटमेंट को ध्यान देना, द सेकेंड पाइप फिल्स द पूल 5 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट, तो सेकेंड पाइप को कितना टाइम कम लगता है फर्स्ट पाइप के कंपैरिजन में? 5 आवर्स। तो सेकेंड पाइप को कितना टाइम लगेगा अकेले फिल करने में? करेक्ट, x माइनस 5 आवर्स का टाइम लगेगा। समझ में आया? इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी है, एंड 4 आवर्स स्लोअर द थर्ड पाइप, और वो थर्ड पाइप से 4 आवर्स स्लोअर है, या फिर इसका उल्टा स्टेटमेंट क्या होगा, थर्ड पाइप जो है वो सेकेंड पाइप से 4 आवर फास्टर है। इसका मतलब थर्ड पाइप को कितना टाइम लगेगा? सेकेंड पाइप के कंपैरिजन में और 4 आवर्स कम लगेंगे। करेक्ट, x माइनस 5 माइनस 4, ये सेकेंड वाले थर्ड वाले पाइप को टाइम लगेगा, मतलब कितना लगेगा? x माइनस 9 आवर्स का टाइम लगेगा। क्या ये समझ में आया? यस सर। ओके, तो यहां पर सृष्टि को समझ में नहीं आया लगता है, नहीं आया? आया? एक बार मैं बता देता हूं, फर्स्ट वाले पाइप को x आर लग रहा है, सेकेंड वाला जो है ना फर्स्ट से 5 आवर फास्टर है, तो 5 माइनस कर दो, तो ये थर्ड सेकेंड वाले को टाइम लगेगा। जो थर्ड वाला है ना वो सेकेंड वाले से 4 आवर फास्टर है, तो -4 कर दो तो थर्ड वाले का टाइम लग जाएगा। क्लियर ये चीज? अब उसके बाद ये तो हमने तीनों के टाइम इन टर्म्स ऑफ x निकाल लिए। अब ये जो फर्स्ट वाली लाइन थी ना इस क्वेश्चन की, a swimming pool is to be filled by 3 pipes with uniform flow, the first 2 pipes operate simultaneously, fill the pool in same time, during which the third pipe can fill the pool alone. इसका मतलब दोनों पाइप मिलके जितने टाइम में टैंक को फिल करते हैं उतने ही टाइम में जो टैप 3 है या थर्ड पाइप है वो अकेले फिल कर देता है। समझ में आई ये चीज? ओके, तो यहां पर देखो सिचुएशन को हम कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि 1 आवर में ये वाला टैप कितना पोर्शन फिल करेगा, 1/x,
1 आवर में ये वाला कितना पोर्शन फिल करेगा, 1/x-5। 1 आवर में ये कितना पोर्शन फिल करेगा, 1/x-9। समझ में आया? अब ये दोनों मिलके 1 आवर में जो फिल कर रहे हैं, ये अकेला 1 आवर में उतना पोर्शन फिल कर रहा है। तो हम इन तीनों चीजों, इन दोनों के सम को इससे इक्वेट कर देंगे। क्लियर हुआ ये चीज? तो 1/x प्लस 1/x-5, मतलब 1 घंटे में दोनों पाइप ने जितना फिल किया, दैट इज इक्वल टू 1/x-9, 1 घंटे में थर्ड पाइप ने जितना फिल किया। समझ में है? ये इक्वेशन में कन्वर्ट हुआ। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x-5, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, x-5 प्लस x, राइट साइड में 1/x-9। सिंप्लीफाई करो उसको, ये हो जाएगा 2x-5 डिवाइडेड बाय x² - 5x, राइट साइड में जाएगा 1/x-9। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और बताओ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आ रही है इसकी सिंप्लीफाई करने के बाद। फास्ट। आशुतोष बना जल्दी, नहीं तो फिर आज मैं नहीं छोड़ूंगा। आज भी देख रहा हूं तेरे को नींद आ रही है। सर x² minus 18x plus 45 is equals to 0. करेक्ट, यही आ रहा है। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करो, x की दो वैल्यूज मिलेंगी, इसको फैक्टराइज करो। किसमें फैक्टराइज होगा मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद, x² माइनस 15x माइनस 3x में स्प्लिट होगा, प्लस 45 इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट और सेकेंड पेयर, फर्स्ट पेयर में से x कॉमन निकालना, यहाँ x माइनस 15 बचेगा। सेकेंड पेयर में से -3 कॉमन निकलेगा, x माइनस 15 बचेगा। You'll get two values of x. First will be x is equals to 3 and second will be x is equal to 15. कंफर्म करो, यहां तक हो गया क्या सबका? Yes, sir. ओके। सो कितना कितना टाइम लग सकता है, लग रहा है, ये कंफर्म नहीं है अभी हमको। 3 और 15। सो 3 कैन नॉट बी ए वैलिड आंसर। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि x माइनस 5 है तो 3 माइनस नेगेटिव हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज x इज इक्वल्स टू 15। तो x इज इक्वल टू 15, मतलब जो छोटा वाला पाइप है उसको कितना टाइम लग रहा है, 15 आवर्स का। उससे बड़ा वाला पाइप मतलब सेकेंड पाइप, उसको कितना टाइम लगेगा, 10 आवर्स का। और सबसे बड़ा वाला पाइप, उसको कितना टाइम लगेगा, 6 आवर्स का। समझ में आई ये चीज? तो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट पाइप, तो कितना होगा, ऑप्शन ए 15 आवर्स। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द सेकेंड पाइप अलोन, दैट इज 10 आवर। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द थर्ड पाइप अलोन, दैट इज 6 आवर्स। इफ वर्किंग अलोन विच टैप इज फास्टेस्ट, थर्ड टैप इज द फास्टेस्ट। ठीक है। इफ वर्किंग अलोन विच टैप इज द स्लोएस्ट, फर्स्ट। लास्ट के दो क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछ दिया उसने। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया क्या सबको? एक बार आंसर। Yes, sir. ओके। हाँ हाँ, वो सैंपल पेपर दे दिया ना, उसी के हिसाब से आएगा आप लोगों का पेपर। केस स्टडी में तो ऑप्शन ही देगा ना। ओके, सो यहां तक अगर हो गया तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करता हूं। मैंने आप लोगों के साथ वो डिस्कस कर लिया था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, नेचर ऑफ रूट्स वाला पार्ट डिस्कस किया था कि नहीं किया था? ये मैंने डिस्कस कर लिया था ना, एक बार बताओ। Yes, sir. हाँ,
ठीक है, सो ये चीज आप लोगों को याद होगी, डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आने वाला है, मैं बता रहा हूं, डिस्क्रिमिनेंट का। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक बार और बता रहा हूं। ये कैपिटल डी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, निकालने का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac, और डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, तो रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे, इक्वल टू 0 है तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे, ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, नो रियल रूट्स होंगे। समझ में आ गया? आपको सिर्फ क्या याद रखना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला याद रखना है और नेचर ऑफ रूट्स याद रखना है। क्लियर? स्टार्ट करें अब एक्सरसाइज सॉल्व करना। यस सर। ओके, सो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। आपके बुक में भी यहां पर दिया, अगर किसी ने नोट नहीं किया तो पेज नंबर 89 पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे नेचर ऑफ रूट्स, पेज नंबर 89 बोल्ड लेटर्स पे उसने लिख रखा है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फाइंड द नेचर। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपने करवा दिए हैं? हाँ, लास्ट क्लास में करवा दिया। ओके सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5। जिन बच्चों ने पिछली बार ये क्लास अटेंड की वो कंटिन्यू करो बनाना, जिनको नहीं पता वो मेरे साथ यहां पर देख लो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर उसके बाद आप बनाना। सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद हमको कोफिशिएंट्स मिलते हैं। कोफिशिएंट मतलब a की वैल्यू, तो a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, a इज इक्वल टू 2। दोनों में x² का कोफिशिएंट जो है उसको कंपेयर किया। फिर b की वैल्यू, तो देखो b मतलब x का कोफिशिएंट, तो यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। याद रखना है कोफिशिएंट को विद साइन लिया जाता है। c मतलब कि कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यहां पर क्या है 5, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो a b c मतलब कि ये कोफिशिएंट निकालना पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप होता है डिस्क्रिमिनेंट निकालना। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। यहां पर b जो होता है वो x का कोफिशिएंट जो कि हमने निकाल रखा है -3 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू हो जाएगी 2 और c की वैल्यू हो जाएगी 5। फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे, d इज इक्वल टू 9, ये हो जाएगा -40। सो d इज इक्वल टू -31। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे नेचर ऑफ रूट डिस्कस किया था, तो उसमें बताया d अगर लेस देन 0 आता है, जैसे कि इस केस में, तो क्या होंगे, रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, याद रखो भाई। अभी सो रहे क्या? नहीं सो रहा है ना। d इज ग्रेटर देन 0 तो रूट्स रियल अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। d इज इक्वल टू 0 मतलब रूट्स रियल एंड इक्वल। ठीक है, और d लेस देन 0 मतलब नो रियल रूट या इमेजिनरी रूट, नो रियल रूट। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ डाउट किसी को? नहीं, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड क्वेश्चन है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को और x की वैल्यू पहले तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट के पहले कोफिशिएंट निकालना रहता है। तो कोफिशिएंट देखते हैं क्या आएगा। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4√3, c की वैल्यू 4, abc निकल गया। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे d होता है b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर मतलब -4√3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। ठीक है, तो यहां पर 4 4 16, 3 करेक्ट। 4 4 16 into 8 48, so 48 minus 48 0। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 है। अब क्या होगा बता। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्लियर, रियल एंड इक्वल। ठीक है, अब यहां पर हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। रूट्स रियल इक्वल तो है, लेकिन रूट्स हैं क्या वो भी तो निकालना है। तो अब रूट्स निकालने का फॉर्मूला x इज इक्वल टू श्रीधराचार्य रूल -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में सारी वैल्यूज अब पुट कर देंगे। कौन सी सारी वैल्यूज, a b c की वैल्यूज और जो अभी हमने d की वैल्यू निकाली वो। ठीक है, तो जब पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4√3 प्लस माइनस √0 डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू कितनी है 3। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4√3 अपॉन 6 प्लस माइनस 0। तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, दोनों केसेस में आपको क्या मिलेगा 2√3 अपॉन 3, 2√3 अपॉन 3। तो ये हो जाएंगी x की दोनों वैल्यूज। क्लियर है ये चीज। 2/√3 दिया है क्या पीछे आंसर, वो काट दिया होगा ना, उसको सिंप्लीफाई कर दिया होगा। ठीक है, क्लियर। ओके, हो गया तो मैं इरेज कर दूं। अंशिका और बाकी सारे बच्चों को समझ में आया क्या। यस सर। ओके, ठीक है। Wait. So wait. Don't do it. व्हाट्सएप कर दूं क्या। Yes sir, हो गया। ओके, चलो ठीक है, मैंने व्हाट्सएप भी कर दिया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, चलो फास्ट। क्वेश्चन 3। ठीक है, डायरेक्टली कंपेयर करके एबीसी पहले निकाल लेते हैं। कोफिशिएंट्स ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -6, सी की वैल्यू 3। डिस्क्रिमिनेंट निकालो फास्ट, बताओ क्या आ रहा है। बी स्क्वायर -4ac 12 है सर 12। ओके, -4 इंटू ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, 36 -4 12 24। यस, डी इज इक्वल्स टू 12 आ गया। डी ग्रेटर देन 0 मतलब रूट्स रियल एंड अनइक्वल ठीक है यहां तक। अब उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a पुट करो इसमें वैल्यू, तो -6 प्लस माइनस √12 डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू भी क्या हो गई 2। तो बताओ x की दो वैल्यूज क्या आ रही है। √12 जो है ना उसको मैं ये लिख रहा हूं 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। सो फर्दर x इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ना इस तरह से लिख देता हूं 6/4 प्लस माइनस 2√3/4 चलेगा। फिर उसके सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 प्लस √3/2 ये हो जाएगा प्लस माइनस। तो एक बार पॉजिटिव लो एक बार नेगेटिव लो तो आपको दो आंसर्स मिल जाएंगे। दैट्स इट। हो गया क्या सबका, कंफर्म करो सो दैट मैं नेक्स्ट टॉपिक में मूव करूं। यस सर। ओके, अंशिका समझ में आ रहा है और बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब जो मैं बोल रहा था ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो ये है,
डिस्क्रिमिनेंट पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे क्वेश्चन हम और भी बहुत सारे करने वाले हैं आर डी शर्मा और अदर बुक से लेके, तो फिलहाल तो इस क्वेश्चन को हम जल्दी से देख लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी दूसरे क्वेश्चंस करेंगे दूसरे बुक से, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो टू इक्वल रूट्स लिखा है, इसका मतलब इनडायरेक्टली उसने क्या दे रखा है, d इज इक्वल टू क्या है, 0। तो आप यहां पर d इज इक्वल टू 0 लेते हुए सॉल्व करोगे। d इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहां पर ध्यान दो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है k, ठीक है। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू क्या है, देखो a is equal to 2 and c is equal to 3. So minus 4, a की जगह पे 2 और c की जगह पे 3, that is equal to 0. So k square minus कितना हो जाएगा 24. 24 is equals to 0. So you'll get k square is equals to 24, जिससे आपको k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, रूट 24। रूट 24 को आप क्या लिख सकते हो, 2 into 2 into 2 into 3, yes correct. So k is equals to आ जाएगा 2 root 6, क्लियर, प्लस माइनस 2 root 6 लिखना चाहिए इसको, ठीक है। k की दोनों पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, ओके। सो ये होगा फर्स्ट का आंसर। सिमिलरली सेकंड सॉल्व करो, चलो जल्दी से खुद से सॉल्व करो, मैं देखता हूं। इसको ना कोफिशिएंट निकालने के पहले ब्रैकेट ओपन कर देना, समझ रहे हो ना। k स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, k x स्क्वायर, फिर k x जो है वो -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2k x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। सो दैट a की वैल्यू क्या होगी k, b की वैल्यू क्या होगी -2k और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, नहीं तो फिर कुछ भी गलत सलत कर दोगे। चलो सॉल्व करो जल्दी। समीर समझ में आ रहा है, हाँ बोलो इशिका। सर 6 आ रहा है आंसर। 6 आ रहा है, ओके ओके। अक्षय का आ गया, और किसी का, सर 6 आ रहा है। ओके अथर्व, और समीर, यस सर मेरा भी, यस सर। ठीक है शौर्य, यस सर आ गया। ओके तान्या, बाकी आरना, अक्षत, अंशिता, अंशिका बना कि नहीं। आरना का माइक अनम्यूट हुआ लेकिन आवाज नहीं आई। बाकी और किसी का, अनुष, सत्यम, सुवाक यस सर। बन गया, और सुवाक और सत्यम, यस सर। सुवाक की आवाज आजकल कम आती है, सॉल्व करता है कि नहीं करता है। यस सर करता हूँ। हो सकता है गला खराब हो, ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, अब यहां से वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे थोड़े से। 3, 4, 5 ये 3 है, ठीक है। चलो जल्दी से एक बार देख लेते हैं। यहां पर ना पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले वो पूछता है वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट, वेदर दिस सिचुएशन इज पॉसिबल और नॉट, ठीक है। तो पहले समझते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा पॉसिबल हो, कई बार डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है, सो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड डिजाइन करना पॉसिबल है क्या, ठीक है, विद द गिवन कंडीशन, एंड द कंडीशन इज whose length is twice its breadth. So let the breadth be x. तो लेंथ क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी, ठीक है। एंड इट्स एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होगा, टू एक्स इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 800, क्लियर। सो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800, clear. So you'll get x square is equals to 400. So you'll get x is equals to 20 meters.
x इज इक्वल टू 20 तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 मीटर। तो ये हो जाएगी उसकी लेंथ, ठीक है, और ये हो जाएगी उसकी ब्रेड्थ। क्लियर? सो आंसर होगा यस इट इज पॉसिबल एंड लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 40 and 20 meter respectively. That's it. Clear? हो गया सबका? तो इरेज कर दूं? यस सर। Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो। इस बार क्वेश्चन पढ़ना आशुतोष। चल हाँ क्वेश्चन पढ़। बुक भी नहीं लेके आए हो क्या? छोड़ो मैं पढ़ रहा हूं खुद। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस। तो सिचुएशन क्या है? द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. The sum of ages of two friends is 20 years. तो दो फ्रेंड्स की एज का सम 20 years है। Let the age of one friend be x, then the age of other will be क्या होगी? 20 minus x होगी ना? सिंगल वेरिएबल में बनेगा ना? ठीक है। सो लिखो let the age of first friend be x, let the age of first friend be x years। इसमें एक और चीज लिखना, लेट द प्रेजेंट वर्ड यूज करना चाहिए हमको हमेशा। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x years, देन द प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड will be 20 minus x years। ठीक है, तो ये हमने दोनों की एजेस ले ली, x years और 20 minus x years। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है? 4 years ago, 4 साल पहले। अगो मतलब पहले। फ्रॉम नाउ अगर बोलता तो मतलब बाद में। समझ रहे हो? 4 years ago the product of their ages in years was 48। 4 साल पहले की बात है। इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट कितना था? 48। तो 4 साल पहले फ्रेंड ए की एज हुआ करती थी x-4 और सेकेंड वाले फ्रेंड की एज हुआ करती थी 20 minus x-4 मतलब कि 16 minus x। ठीक है, तो उस समय इन दोनों की एज का प्रोडक्ट मतलब कि x-4 into 16 minus x that was equal to 48। क्लियर? सिचुएशन को हमने मैथमेटिकली फ्रेम कर दिया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना बच गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो उसके लिए ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो सबसे पहले x into 16, ये क्या हो जाएगा? 16x, फिर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब -64, फिर उसके बाद प्लस 4x बनेगा, दैट इज इक्वल टू 48। ओके, फर्दर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 इज इक्वल टू 48। ये सारी टर्म्स को इधर शिफ्ट करेंगे, सो विल गेट 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 प्लस 48। आप लोग भी एक बार क्रॉस चेक करो तो मैंने कुछ गलती तो नहीं की है। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। यही आ रहा है क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन? यस सर। Yes, sir. Okay. Now, whether this situation is possible or not, how we can determine? By finding discriminant। तो हम सबसे पहले discriminant d निकालते हैं। d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ac, b मतलब कि -20 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 112। तो ये हो जाएगा 400 माइनस 448, that is -48। so d is negative, hence the situation is not possible। ठीक है, क्वेश्चन इज इनकरेक्टली फ्रेम्ड। ओके, सो हो गया सबका? यस सर। इरेज कर रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन पे मूव यस करता सर। हूं। ओके,
क्वेश्चन नंबर 5, number 5 है, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 मीटर? रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर 80 मीटर होना चाहिए और एरिया कितना होना चाहिए 400 मीटर स्क्वायर। ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन हो सकता है या नहीं, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये एक रेक्टेंगल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल में देखो, यहां पर ध्यान देना, हम इसके लेंथ को ले लेते हैं x। ठीक है, इनिशियली ब्रेड्थ को ले लेते हैं y। ठीक है, भले ही अभी हमने 2 वेरिएबल में ले लिया है, लेकिन उसको सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा आगे। ठीक है, तो उसका जो पेरीमीटर होगा p, दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस वाई, 2 टाइम्स l प्लस b होता है। तो पेरीमीटर की वैल्यू यहां पर कितनी गिवन है, 80 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस वाई, सो 240 हो जाएगा। ये 40 इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड यू विल गेट y इज इक्वल टू 40 माइनस x। यहां तक समझ में है, y की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ x। अब आते हैं इसके एरिया पे। तो एरिया गिवन है आपको, एरिया इज इक्वल्स टू कितना गिवन है, 400 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो यहां पर x इनटू y हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 400। x की जगह पे तो x ही रहेगा, लेकिन y की जगह पे ये वाली वैल्यू जो हमने निकाली इसको पुट कर देंगे, तो y की जगह पे क्या आ जाएगा, 40 माइनस x आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 400। ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये दोनों टर्म्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे, सो विल गेट 0 इज इक्वल टू 400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 40x। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गई स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब क्या करना बच गया हमको, डिस्क्रिमिनेंट निकालना। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो, b d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या आ जाएगा ये, माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, सो ये हो जाएगा 1600 माइनस 1600, करेक्ट। सो d इज इक्वल्स टू 0, डिस्क्रिमिनेंट 0। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस b मतलब माइनस 40 प्लस माइनस रूट 0 डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू क्या है 1, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 बाय 2, दैट इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू 20, तो मतलब y इज इक्वल टू भी क्या होगा 20। इसका मतलब ये क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। यस, पॉसिबल है ना, ठीक है ना। तो क्या होता है, स्क्वायर इज ए टाइप ऑफ रेक्टेंगल। नो, एक्चुअली इट इज ए रेक्टेंगल, इट बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ रेक्टेंगल। जैसे कि तेरा नाम क्या है, अक्षय सिंह, तो यहां पर अगर बैठे मैं बोलूंगा सिंह, तो तू ही रहेगा ना उसमें, समझ रहे हो कि नहीं। तो हाँ, लेकिन ये आंसर भी तो इनकरेक्ट तो नहीं है ना, वो उस फैमिली का मेंबर है। रेक्टेंगल के अलग अलग टाइप के शेप्स हो सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक शेप जिसमें दोनों लेंथ और ब्रेड्थ सेम होती है वो स्क्वायर होता है। ठीक है, सो इसलिए हम उसको कंसीडर करेंगे। ओके, यस, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, इसके एडिशनल क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, अगर किसी के स्कूल में कुछ टेस्ट वगैरह होने वाला है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक समझना है जिसमें डाउट है या वो है, तो मुझे पहले से बता दो, सो दैट मैं वो डिस्कस कर लूंगा। अदरवाइज मैं जो प्लान करके रखा हूं नेक्स्ट क्लास में ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो सॉल्व करवाने का प्लान है मेरा। ठीक है, अच्छा संडे को रख ले टेस्ट, सर्कल्स का सर्कल्स में बंक मारे थे ना तुम। चलो ठीक है, अभी नहीं ले रहा हूं फिर भले ही मैं टेस्ट, लेकिन मैं एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में फिर चालू कर दूंगा। ठीक है, ओके देन, थैंक यू। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज लीव कर सकते हो। बाय बाय।
थैंक यू सर। सर वो क्वेश्चन दिखाइए ना, थोड़ा आगे कर दीजिए साइड में स्लाइड।